Good morning, everyone. I hope you must have utilized your vacations, whatever days you were having with yourself properly. And now, today, we are going to take up the last topic of chapter number 5, that is pedigree analysis. And I told you that this is not to be included in the theoretical portion. This will be asked only in the practical point of view, in practicals only. So this is pedigree analysis. Analysis, we know, to do exercise or steps of experiment just to know something, that is to analyze properly, get into something really deep. ठीक है. So first of all, what is the meaning of pedigree? Pedigree is a type of family tree. So you can say this is the diagrammatic representation of our family history, and it is used to analyze the pattern of inheritance of a particular trait throughout a family. Okay, so in this we just check that what type of inheritance pattern is being followed by some particular trait in a family. For example, a very common example we can take, like blue eyes. Okay, so if mother is having blue eyes, so definitely maybe her parents or great grandparents somewhere, they are having such kind of genes that will produce blue colors of eye color. ठीक है. So pedigree helps to find out the inheritance pattern of a particular trait. This shows the presence or absence of a trait as it relates to the relationship among parents, offspring and sibling. अब किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट को अगर उठा लो, मान लो कि एक फैमिली में देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़. ठीक है, तो we can easily find out that if a person is suffering from diabetes, then either of his parent or the near one, जो भी उसके blood relations में है, उनमें किसी ना किसी को वो डायबिटीज़ ज़रूर रही है. And what are the possibilities that this person is going to transfer those diabetic genes to the next generation? ओके, सो डायबिटीज़ इज़ अ जेनेटिक डिजीज़. डायबिटीज़ बहुत सारे कारणों से हो सकता है, बट बेसिकली तो वही है दैट इंसुलिन इज़ नॉट बीइंग फॉर्म्ड, राइट, और इट्स नॉट फंक्शनल. एंड इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन, सो इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय सम जीन. आर यू गेटिंग? ठीक है, तो पेडिग्री से बेसिकली हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, जिससे कि वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि जो भी पर्टिकुलर ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं, ट्रेट भी स्टडी कर सकते हो आप इसमें आप किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ का इनहेरिटेंस पैटर्न, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन में जाने की, ये भी स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, क्यों पता लग सकता है? बिकॉज उस ट्री में आप सारे सिबलिंग्स, सारे ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स, उन सबको ड्रॉ करते हैं. क्लियर? So there are certain common symbols that we use to draw a pedigree. So these are the symbols you can see. As you can see, the first one is a circle. Circle in a pedigree will denote female and the square will be male. ठीक है, और अगर कहीं पे आपको ऐसे शेडेड स्क्वायर या शेडेड सर्कल मिले, तो उस शेडेड का मतलब क्या है? दैट इट इज़ अफेक्टेड विद द ट्रेट, कि जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम उस पेडिग्री को स्टडी कर रहे हैं, इधर द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स हैविंग ब्लू आइज़, या ट्रांसमिशन ऑफ डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर इन द फैमिली, तो शेडेड होना मतलब वो उस चीज़ के लिए पॉजिटिव है. ठीक है, वो ट्रेट उसमें प्रेजेंट है, वो डिज़ीज़ उसमें प्रेजेंट है.
सी मैं बार बार दोनों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ट्रेट भी और डिजीज़ भी, क्योंकि आप पेडिग्री में ट्रेट की इनहेरिटेंस भी स्टडी करते हो, ठीक है। और डिज़ीज़ होना, एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ जो है वो भी एक टाइप का ट्रेट ही काउंट होता है, ठीक है। देन दिस इज़ समवट रॉन्ग। इफ़ देयर इज़ अ सर्कल और अ स्क्वायर और उसमें ऐसे लाइन लगी हो, इसका मतलब क्या होता है? डेथ, ठीक है। इसको पढ़ने में हम पहले क्या पढ़ते हैं? इट इज़ डिजीज़्ड। ये डिजीज़्ड बीमारी वाला डिजीज़्ड नहीं है। सो बेटर आप इसको डेथ लिख लो। वर्ड रॉन्ग नहीं है, बट जो फर्स्ट टाइम में परसेप्शन बनता है वो डिजीज़्ड बन जाता है। डिसीज़्ड मीन्स डेथ। फैमिली में जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स होंगे या मदर्स होंगी, ऑब्वियसली इस टाइम अगर मेरी पेडिग्री बनाई जाएगी तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स दे आर नो मोर, तो उनको मैं कैसे ड्रॉ करूँगी? ऐसे। सो दिस लाइन विल डिनोट द डेथ, ठीक है। देन दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज़ अ स्क्वायर, सो दिस सर्कल एंड स्क्वायर, दिस वन इज़ अ मैरिज लाइन, ठीक है। कोई भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, दैट इज़ अ मैरिज लाइन। फिर उस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करती हुई जो लाइन है, दैट इज़ द लाइन ऑफ डिसेंड्स। डिसेंड्स मीन्स नेक्स्ट जनरेशन, फाइन। सो दिस इज़ द लाइन ऑफ डिसेंड्स, डिसेंडेंट जिसको बोलते हैं। अब उस लाइन ऑफ डिसेंडेंट से लगती हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो इस लाइन के ऊपर भी एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन है, तो इस वर्टिकल लाइन के जो ऊपर लाइन है दैट इज़ द मैरिज लाइन, बट जो नीचे लाइन है दैट इज़ द लाइन ऑफ सिबलिंग। क्लियर? सो दिस इज़ अ मदर, दिस वन इज़ फादर एंड दे हैव 2 किड्स, वन इज़ बॉय एंड वन इज़ गर्ल, ठीक है। इसको पहले समझना है। फिर ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकंड। इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, दैट शी इज़ मैरिड टू सम अदर पर्सन मेल एंड देन दे हैव द फर्दर जनरेशन। तो इनकी जो जनरेशन नेक्स्ट बनेगी दैट विल बी द जनरेशन नंबर 3। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस साइड, ये जो 2 लाइंस हैं एक ही पॉइंट से निकलती हुई, दिस विल डिनोट ट्विंस। जैसे कि सपोज़ ये मदर है, ये फादर है, इनके ये 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दैट दीज 2 चिल्ड्रन दे आर ट्विंस, ठीक है। सो दीज आर, इट्स नॉट क्लियर, या सो दीज 2 आर ट्विंस, ठीक। यहाँ हम ये नहीं देख रहे कि वो मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है, बट स्टिल by looking at the sex of the 2 kids you can easily tell it is mono or dizygotic, ठीक है। this we have already done. After that, if suppose if we draw a male or a female और उसको ऐसे bracketed कर देते हैं, इसका मतलब है that particular individual is a adopted child, ठीक है। ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट मिसकैरेजेस। सी सब कुछ उस फैमिली से रिलेटेड हमें लिखना होता है कि अगर किसी की डेथ हुई है, क्यों हुई है, उसके साइड में मेंशन करना पड़ेगा। अगर किसी फीमेल को मिसकैरेज हुआ है, इट हैज़ टू बी काउंटेड, कितनी बार हुआ है, ठीक है। सो दैट वी कैन ईजिली फाइंड आउट what is the possibility, probability, or what are the causes that this particular family is having the history of any one disease, ठीक। now the question is where we use this pedigree tree, क्या क्या इसकी यूसेज हो सकती है, कैसे यूज़ करते हैं इसको। so these pedigree represent the family members, relationships, and we will use a standardized symbol, अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं करने। and by looking at the pedigree we can determine the genotypes, and from the genotypes we can identify the phenotypes, and finally we can predict. See, the word is prediction,
हाउ अ ट्रेट विल बी पास्ड ऑन इन द फ्यूचर। क्योंकि हम एक पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे तो हम उस पैटर्न को देख के एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि नेक्स्ट जनरेशन्स में वो पैटर्न फॉलो होगा, नहीं होगा, या उससे डेविएशन होगी, क्या होगा, सब कुछ वो कैसे पता चलेगा? बाय एनालाइजिंग द पेडिग्री थॉरली, कम्प्लीटली। ठीक है। नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट वी आर एबल टू प्रिडिक्ट? बिकॉज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेडिग्री, whatever we will draw or whatever we are looking at in the pedigree, this will make it possible to determine that how genes they are inherited. जो भी genes in concern है, वो किसी डिज़ीज़ कॉजिंग जीन की बात कर लो या किसी ट्रेट कंट्रोलिंग जीन की बात कर लो, क्या वो जीन डोमिनेंट है, क्या वो जीन रिसेसिव है, क्या वो जीन किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर है या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पर है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट बाय जस्ट लुकिंग एट द पेडिग्री चार्ट. क्लियर? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो इसको बहुत आराम से कामली स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. फाइन. अदरवाइज देयर आर मैनी 5 टाइप्स ऑफ पेडिग्रीज जो हमें आपको बताई गई हैं. दैट इज़ द फर्स्ट 4 ओनली, बट 5th one is so simple, so I included that also. So there are 5 main types of pedigree patterns, you can say. ठीक है. Now pedigree pattern first is autosomal recessive. इसका क्या मतलब है कि जिस भी पर्टिकुलर जीन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो जीन किस तरीके से एक्सप्रेस करता है रिसेसिव कंडीशन में. मतलब जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी एक्सप्रेस करेगा. और वो जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है? इट इज़ ऑन अ ऑटोसोमल क्रोमोसोम. क्लियर? सेकंड, ऑटोसोमल डोमिनेंट. ठीक. यहाँ हम उन जीन्स की स्टडी करते हैं या उन जीन्स का पैटर्न चेक करते हैं. दोज जीन्स दे आर एक्सप्रेसिंग एज डोमिनेंट. दैट मीन्स एक सिंगल कैपिटल ए विल बी इनफ. जैसे सपोज इसका मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, स्मॉल ए स्मॉल ए. स्मॉल ए होगा तो ही वो एक्सप्रेशन शो करेगा. बट इन दिस केस 1 कैपिटल ए एंड 1 स्मॉल ए, दिस विल बी इनफ बिकॉज the gene is expressing in dominant phase and again gene is present on a autosomal chromosome. ठीक है. Similarly, third one is X-linked recessive. Recessive का criteria वही, that gene is recessive, gene will express itself only in the recessive homozygous condition and that gene is present on X chromosome. ठीक है. और दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में वो जीन होना चाहिए रिसेसिव कंडीशन में. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे आपको बताई थी कलर ब्लाइंडनेस, ये बताई थी ना. तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? जब दोनों पे स्मॉल सी होगा और वो दोनों है कहाँ? एक्स क्रोमोसोम पे. तो दिस कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ टाइप ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़. ठीक है. And the next one is X-linked dominant. Next one, X-linked dominant. उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कैसा पैटर्न स्टडी होता है कि एक एक्स नॉर्मल है, दूसरे एक्स में कोई एक पर्टिकुलर डिफेक्ट है, तो एक ही एक्स में डिफेक्ट काफ़ी है टू प्रोड्यूस द फाइनल इफ़ेक्ट. एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या होते हैं कि दोनों एक्स क्रोमोसोम में वो जीन जो है वो रिसेसिव कंडीशन में है. जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस एक एग्जाम्पल हो गया उसका. बट एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्रीज या एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स या डिजीज़ का मतलब है कि इसमें एक एक्स में उस पर्टिकुलर चीज़, उस पर्टिकुलर जीन का डोमिनेंट फेज में प्रेजेंट होना इज़ इनफ टू प्रोड्यूस द फिनोटाइप. दूसरे एक्स पे वो कैपिटल हो, वो स्मॉल हो, जैसा मर्जी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो दिस वन इज़ फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव and this one is for X-linked dominant. And the last one is Y-linked. That means when we study the inheritance pattern of those genes which are present on Y chromosome. अब इसके सामने हम डोमिनेंट और रिसेसिव कुछ नहीं लिखते. रीज़न,
कुछ भी अगर वाई के ऊपर प्रेजेंट है तो वो एक फादर से सन को ही जाना है और उसने 100% एक्सप्रेस करना ही करना है। ठीक, अगर एक एक्स लिंक्ड की बात करते हैं हम, फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर एक एक्स में कुछ डिफेक्ट है तो उसको कंपनसेट करने के लिए सेकेंड एक्स इज़ प्रेजेंट देयर, इसीलिए फ़ीमेल कैरियर हो सकती हैं। फाइन। और जो मेल्स हैं उनके पास तो एक ही सिंगल एक्स होता है, दूसरा तो वाई ही होता है। तो अगर एक्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कंपनसेट करने के लिए वाई कुछ नहीं करता, इसलिए मेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड और दे शो द एक्सप्रेशन if something is X linked. And if we talk about Y linked traits, so then definitely they will be expressed in their condition whenever they will be passed on from the father to son. Clear? Here are certain examples of different pedigrees और उनका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट डाउन द रीजंस। सी, ये आपको नोटबुक में तो लिखना ही है अंडर थ्योरी पोर्शन, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स विल डू इट इन फाइल, बट एक बार आप इसको लिखोगे कि व्हाट इज़ पेडिग्री, व्हाट आर द सिंबल्स, व्हाट आर द करेक्टर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडिग्रीज, ये 3 चीज़ें मेंशन करनी है इस टॉपिक की। नाउ ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है? इट इज़ इनहेरिटेड, और वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी जीन, दैट जीन इज़ प्रेजेंट ऑन 1 क्रोमोसोम से लेके 22, इन सब में से किसी एक पे प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर जीन। बट व्हेन वी आर सेइंग इट इज़ एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड मीन्स दैट इनहेरिटेंस इज़ ईदर फ्रॉम एक्स और वाई। अब ऑटोसोमल रिसेसिव के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। PKU is phenylketonuria, Tay-Sachs disease, albinism, so all of these are examples of autosomal recessive. Fine. And this one, sickle cell anemia is also autosomal. I hope you remember. ठीक है। देन ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है हंटिंगटन डिजीज़। ये डिज़ीज़ के नाम ऐसे ही हैं। हंटिंगटन डिजीज़ एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव मीन्स दैट द अलील वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, एंड जो अफेक्टेड पर्सन है दैट कैन बी मेल और फीमेल, और जो अफेक्टेड एक्स है दैट कैन बी पास्ड ऑन ईदर बाय द मदर और फादर, क्योंकि एक्स दोनों में ही है। वेयर एज कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस, ठीक है। देन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, here it means that the allele is again present on X chromosome, and again it can be on males and females, but फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में दोनों एक्स का डिफेक्टेड होना ज़रूरी है टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, बट इन दिस केस वन डिफेक्ट इन द सिंगल एक्स क्रोमोसोम इज इनफ, ठीक है। लास्ट वन इज वाई लिंक्ड, meaning allele or the gene is present on the Y chromosome, and this can be passed on only from males to male, मतलब father to son and then to grandson and all. तो hypertrichosis इसका एक example है। This means कि presence of hair on the ear pinna. If you must have seen the picture or a cartoon or even फोटो ऑफ लालू प्रसाद यादव, बिकॉज अभी मुझे उसका ही याद आ रहा है। सो ही इज़ ऑल्सो हैविंग दिस हेयर ऑन हिज ईयर पिना, सो दैट इज़ एक्चुअली अ वाई लिंक्ड ट्रेट दैट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू द सन। फाइन। अब हाउ टू सॉल्व द पेडिग्री, बहुत सारे उसके मेथड्स हैं, बट वी विल डील विद द 2-step procedure
और जो सिंपलेस्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, आई एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। सी दिस इज़ वन पेडिग्री। सपोज़ कर लो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका नाम लगा दो कुछ भी, अमन। दिस पर्सन इज़ अमन, ठीक। जब भी आप पेडिग्री ड्रॉ करते हो, यू स्टार्ट फ्रॉम द बेस टू द हाइट, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। अब अमन अपनी पेडिग्री ड्रॉ करना चाह रहा है, ये अपनी खुद की भी आप करोगे, अपनी अपने फैमिली की। हियर इज़ अमन, ठीक है। नाउ अमन और ये पहले ड्रॉ कर लिए उसने अपने मदर फादर। देन अमन इज़ हैविंग वन ब्रदर, ठीक है। देन ये उसकी मदर साइड की फैमिली ड्रॉ की हुई है सारी, ठीक। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, बट व्हेन यू विल ड्रॉ फॉर योर सेल्फ, सपोज़ इसको किसी अमन ही, ओके फाइन, अमन ही ठीक है इसमें। सो ये उसकी मदर है, ये उसकी मदर के पेरेंट्स हैं, और ये उसकी मदर के सिबलिंग्स, हिज मदर, हिज मैटरनल अंकल, मामू बोलते हैं जिसको, एंड द मैटरनल आंट, मासी, ठीक है। देन दिस पर्सन, हिज ब्रदर, नाउ दिस इज़ मैरिड टू अनदर फीमेल, और फिर उनके 2 किड्स हैं, वन इज़ फीमेल वन इज़ मेल। दिस गर्ल इज़ मैरिड, ये उनके 2। तो ये तो हो गए अमन की मदर की साइड की फैमिली ट्री। उसी तरीके से उसके फादर के जितने भी सिबलिंग्स हैं, उन सिबलिंग्स की किससे किससे शादी हुई, उसके कितने किड्स, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, मीन्स उसके फादर के जो पेरेंट्स हैं वो अमन के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। तो इस तरीके से यू विल ड्रॉ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एंड इफ़ यू डोंट, लंबी चौड़ी है ज़्यादा अगर फैमिली, तो उस केस में यू कैन जस्ट ड्रॉ द नंबर। जैसे कि मान लो कोई फैमिली है, उसमें 6 सिस्टर्स हैं एंड 3 ब्रदर, तो 6 की आ गया फैमिली बनाओगे, तो इट्स बेटर कि आप उसमें से जो क्लोजेस्ट वन है, ठीक है, इनफैक्ट आई विल सजेस्ट आप पूरी ही बनाओ, एटलीस्ट यू विल get a chance to just refresh your mind, fine, with all your family relationships. कई बार तो इतने दूर का हो जाता है, you even don't remember their age or even their names. So I'll suggest draw a family pedigree of yourself, and there you are not supposed to draw any shaded one, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को सोच के नहीं बनाने वाले हैं आपकी पेडिग्री, ठीक है। दैट इज़ जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस दैट हाउ टू ड्रॉ द पेडिग्री। अगर आपको ड्रॉ करनी आ गई तो सॉल्व करनी तो आ ही जाएगी। अब जैसे कि आप ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज़ ही इज़ अमन, पूरी पेडिग्री ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद उस पेडिग्री को जनरेशन नंबर दो। दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन, ये सारे ये सब किस जनरेशन के लोग हैं, सेकंड। ये सब इन सब के जो बच्चे हैं दे आर इन द थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद, जनरेशन्स का नंबर करने के बाद, देन गिव द नंबरिंग टू द इंडिविजुअल, ठीक है। नाउ दिस इज़ जनरेशन 1 एंड दिस वन इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ जनरेशन 1, ठीक है। पर्सन 1, पर्सन 2, दिस इज़ सेकेंड जनरेशन। उसमें जितने लाइन में आ रहे हैं, इसमें नंबरिंग का कोई ज़्यादा ये नहीं है कि उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सिर्फ हम नंबर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पिन पॉइंटेडली पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टेल मी, जैसे ये लिखा हुआ है, यू कैन सी थर्ड फोर्थ, थर्ड जनरेशन का थर्ड इंडिविजुअल, तो थर्ड जनरेशन का थर्ड इंडिविजुअल, ऐसे फाइंड आउट करने के लिए कि उसको प्रॉब्लम है या नहीं है, वो अफेक्टेड है या नहीं है, उसका क्या जीनोटाइप है, ये सब स्टडी करने के लिए यू शुड नो कि हाउ नंबरिंग इज़ बीइंग डन। सो फर्स्ट गिव द जनरेशन पॉइंट्स, देन नंबर द जनरेशन इंडिविजुअल, और हर बार नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है 1 से। तो इसमें हमने 2 इंक्लूड किए हैं। हाँ, अगर अमन के फादर वाली साइड की आप पेडिग्री बनाओगे
जैसे कि अपनी आप खुद की बनाने वाले हो, तो उस केस में जो ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी जनरेशन 1 में ही आएंगे. सो देन इट विल बी 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. देन जनरेशन 2 इसके जितने भी हैं 6 तक, जनरेशन 3 वो सारे. फाइन. So this is how you are going to draw the pedigree, and today we have done what is a pedigree, what is the use of pedigree, and what are the types of pedigree. So in our next class we will do how we are going to solve the pedigree in the quickest way, ताकि आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाए. फाइन. एंड प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू ड्रॉ द पेडिग्री फॉर योर सेल्फ. इसमें अपने पेरेंट्स की भी हेल्प लो, क्योंकि अगर आपको नाम, अच्छा वन मोर थिंग, यू हैव टू मेंशन द नेम्स. बॉक्स के अंदर नाम मेंशन कर देना. वैसे तो हम नीचे लिखते हैं नाम, बट इसको थोड़ा सा एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें नाम इसके बीच में आप लिख देना. नहीं पता है तो पूछ लेना फ्रॉम योर एल्डर्स. ओके. एंड देन वी विल यूज़ द पेडिग्री. और अगर किसी की फैमिली में वाकई कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन डिस्कस इट पर्सनली. ठीक है. उससे काफ़ी हेल्प भी हो जाती है टू नो द प्रेडिक्शंस. ठीक है. ओके.